डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 36। जैसे ही अंबर बेहोश होकर गिरी, उन लोगों ने उसे उठाकर उसके हाथ पैर बांध दिए और उसके मुंह पर टेप लगाकर उसे पीछे की सीट पर सुला दिया। अंबर को पीछे सीट पर डालकर ड्राइविंग सीट पर बैठे उस आदमी किसी को मैसेज सेंड कर दिया। जैसे ही वह मैसेज सेंड हुआ, उस आदमी का फोन बज पड़ा। शायद सामने वाला बेसब्री से उसके मैसेज का ही इंतजार कर रहा था। बोलो, काम हो गया जैसे मैंने कहा था वैसे ही किया ना? कोई गड़बड़ तो नहीं हुई? रिसीव करते ही दूसरी तरफ से सवाल किया। जी, आपका काम हो गया, पर एक गड़बड़ हो गई है, उस आदमी ने आखिरी शब्द पर जोर देते हुए जवाब दिया। क्या मतलब? आपने जैसा कहा था वैसे ही। हम बाहर खड़े उस लड़की का वेट कर रहे थे। जैसे ही वह आए, हमने गाड़ी फुल स्पीड पर उस पर चढ़ा दी, पर जैसे ही उसे टक्कर लगने वाली थी, वह लड़की गाड़ी के सामने से कूद गई और उसने हमें देख लिया, इसलिए हमें उसे किडनैप करना पड़ा। ड्राइवर सीट पर बैठे उस आदमी ने सारी बात बताते हुए जवाब दिया। वह द हेल, तुम लोगों से सिर्फ एक काम था कि जाकर उसे टक्कर मारना, वो भी ऐसे कि उसकी जान चली जाए, पर तुम बेवकूफ़ों ने पूरा प्लान गड़बड़ कर दिया। उसे मारने के बजाय तुम लोग उसे किडनैप कर लाए। जानते हो उसे किडनैप करने का क्या नतीजा हो सकता है? अगर पुलिस ने तुम्हें पकड़ लिया तो कहीं के नहीं रहोगे। डैम इट। खैर, अब जो हो गया सो गया। अब बस मेहरबानी कर तुम कोई दूसरा प्लान बनाओ और एक्सीडेंट ऐसे ही होना जिससे कि वह नेचुरल लगे। ठीक है, काम हो जाएगा, पर इस काम के एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे क्योंकि अब काम रिस्की हो गया है। उस लड़की ने हमें देख भी लिया है। अगर गलती से वो बच गई तो वह हमें पुलिस से पकड़वा देगी, और हम पकड़े गए तो पुलिस आप तक पहुंच ही जाएगी। उस आदमी ने एक नज़र बेहोश पड़ी अंबर की ओर देखकर कहा। उसकी बात सुन एक सेकंड के लिए सामने से कोई जवाब नहीं आया, पर कुछ देर सोचने के सामने वाले ने हाँ में जवाब दे दिया। ठीक है, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, पर इस बार काम हो जाना चाहिए। अपनी बात पूरी कर सामने वाले ने फोन कट कर दिया। तारांकन। शौर्य 20 मिनट में ही भागता हुआ मनन के ऑफिस पहुंच गया, जबकि ऑफिस से यहां पहुंचने में उसे कम से कम आधा घंटा लगना तय था। पर अंबर का नाम सुनकर वह इतनी तेज गाड़ी चलाकर आया कि आधे घंटे के बजाय 20 मिनट में ही पहुंच गया। मान कहाँ है अंबर? तूने उसे कहाँ देखा था? गाड़ी से उतरते ही शौर्य ने सीधे सवाल कर दिया। शौर्य की जल्दीबाजी, उसकी बेचैनी देख मनन हैरान रह गया, पर सबसे ज्यादा हैरानी उसे इस बात की हो रही थी कि जिस इंसान ने 3 साल पहले उसे जेल भिजवाया था, उसकी जिंदगी नर्क बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, आज वही उसका नाम सुनकर भागा चला आया है। ये देखकर उसे यकीन नहीं हो रहा था। शौर्य, तू ठीक तो है ना? तू अंबर के लिए इतनी स्पीड में यहाँ भाग कर आया? उसने हैरानगी से सवाल कर दिया। यार बकवास मत कर और सीधे सीधे बता ना, वह कहाँ है? मनन का सवाल सुन शौर्य इरिटेट होकर चिल्ला गया। इस वक्त उसे अंबर के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। शौर्य कल से उसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, पर नंबर न होने की वजह से कर नहीं पाया, और आज जब हिम्मत कर उसने हॉस्पिटल कॉल किया तो पता चला वह वहां से पहले ही जा चुकी थी। उसने हॉस्पिटल से उसका नंबर लेने की भी कोशिश की, पर पहले तो उन्होंने देने से इनकार कर दिया, और बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद राजी हुए तो पता चला सारी डिटेल्स डॉक्टर आभास की थी। अंबर को ऐसे बिना बताए गायब होता देख शौर्य परेशान हो गया, यहाँ तक कि उसने अनुज को उसका पता लगाने तक को कह दिया था। अंबर यहाँ नहीं है शौर्य, मैंने थोड़ी देर पहले उसे यहाँ देखा था, पर वह मुझे इग्नोर कर चली गई। मैंने उसे आवाज़ भी दी, पर उसने कहा कि वह अंबर नहीं है और बिना मुड़े सीधे चली गई। उसे देखकर मैं शॉक रह गया था, और जब तक मैं होश में आया वह जा चुकी थी। मैंने आसपास भी पता किया, पर सबने कहा कि किसी ने उसे नहीं देखा। कुछ सेकंड बाद गहरी सांस लेकर मनन ने जवाब दिया। क्या मतलब है इस बात का कि उसे किसी ने जाते हुए नहीं देखा? कहाँ गई, किसके साथ गई? कुछ तो पता होगा किसी को। मनन के मुंह से ये सुनकर शौर्य पैनिक हो गया। उसे खुद भी नहीं पता कि वह इतना पैनिक क्यों है, पर वह पैनिक होने से खुद को रोक भी नहीं पा रहा था। शौर्य, शांत हो जा, एक बार आसपास में पूछते से बात करते हैं, किसी को तो पता होगा, नहीं तो ऑफिस का सीसीटीवी चेक कर लेंगे, उससे पता चल जाएगा वह कहाँ गई है। शौर्य को परेशान देख मनन ने उसे शांत करा दिया और उसे लेकर ऑफिस से बाहर आ गया। उन दोनों ने बाहर आकर सबसे पूछना शुरू कर दिया, पर किसी को कुछ नहीं पता था। जिससे भी पूछा सबका यही जवाब था कि उन्होंने ऐसी किसी लड़की को नहीं देखा। अंबर का अचानक हवा की तरह गायब हो जाना, ऑफिस से बाहर जाने के बाद भी किसी को ना दिखाई देना बहुत अजीब था। अंबर को ऐसे अजीबोगरीब तरीके से गायब होता देख दोनों के चेहरे सीरियस हो गए। वो दोनों भागते हुए सीसीटीवी रूम की तरफ दौड़ गए।
वो दोनों भागते हुए जैसे ही ग्राउंड एरिया पर पहुंचे तो वहां जोर जोर से आवाजें आ रही थी। सिक्योरिटी रूम से आती जानी पहचानी आवाज सुनकर उनके कदम रुक, वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लग गए। चैतन्य, दोनों एक साथ बोल पड़े। अंदर से आती चैतन्य की आवाज सुन शौर्य ने एक झटके से दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलने की आवाज से अंदर हो रही आर्ग्यूमेंट शांत हो गई। उनके आने से पहले चैतन्य सिक्योरिटी वाले से वीडियो दिखाने की रिक्वेस्ट कर रहा था, पर वो लोग मना किए जा रहे थे कि परमिशन के बिना वो नहीं दिखा सकते। उसने बहुत बार रिक्वेस्ट की, फिर भी वो नहीं माने तो बात बहस तक पहुंच गई। दरवाजा खुलने की आवाज से स्टाफ के साथ साथ चैतन्य भी पीछे पलट गया। वह जैसे ही पीछे मुड़ा, सामने दरवाजे के पास खड़े शौर्य और मनन को देखकर वह चौंक गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चैतन्य के सवाल करने से पहले ही शौर्य उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। चैतन्य को वहां देखकर शौर्य सरप्राइज रह गया और खुश भी, यह सोचकर कि अगर वह यहाँ है तो अंबर भी कहीं आसपास ही होगी। उसकी आंखें बेसब्री से अंबर को ढूंढने लगी, पर अंबर उसे कहीं नजर नहीं आई। अंबर को कहीं न देख शौर्य की नजरें फिर से चैतन्य पर आकर ठहर गई। वह उसे घूरने लग गया। असल में उसके घूरने के पीछे बहुत से सवाल थे, पर अपनी ईगो के चलते वह उससे सवाल कर नहीं पा रहा था। ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शौर्य को घूरते देख चैतन्य भी गुस्से से उसे घूरने लग गया। शौर्य को देखते ही उसकी आंखें नफरत से भर गई। अंबर का रोता हुआ चेहरा, उसका दर्द याद कर गुस्से से उसकी नसें तन गई, पर उसने जैसे तैसे खुद को कंट्रोल कर लिया। कोई और दिन होता तो वह खुद को नहीं रोकता, पर इस वक्त बात अंबर की थी, इसीलिए उसने खुद को कंट्रोल कर लिया। चैतन्य की खा जाने वाली नजरें देख शौर्य भी पीछे हटने वालों में से नहीं था। वैसे ही उसे चैतन्य कोई खास पसंद नहीं था। अंबर के करीब होने की वजह से वह उसे पसंद नहीं करता था, इसलिए नफरत और गुस्से की आग दोनों तरफ बराबर थी। गाइस, रिलैक्स, हम यहाँ लड़ने नहीं आए हैं। इस वक्त हमारा लिए ये जानना ज्यादा जरूरी है कि अंबर कहाँ गई। उन दोनों के बीच का टेंस माहौल देखकर मनन बीच में कूद गया। क्या मतलब है तुम्हारा अनु दी से? तुम उन्हें क्यों ढूंढ रहे हो? मनन के मुंह से अंबर का नाम सुनकर चैतन्य गुस्से से मनन की तरफ पलट गया। चैतन्य पिछले आधे घंटे से अंबर को ढूंढ रहा था, पर उसे वह कहीं नहीं मिली। आधे घंटे पहले वह सिर्फ 5 मिनट के लिए उसे ऑफिस के बाहर वेट करने को कहकर गाड़ी लेने गया था, पर जब वापस आया तो देखा कि वह कहीं नहीं थी। उसने उसे बहुत ढूंढा, पर जब कहीं नहीं मिली तो वह सिक्योरिटी रूम आ गया, लेकिन यहाँ भी स्टाफ वालों ने उसे वीडियो दिखाने से मना कर दिया और इस बात को लेकर उनकी बहस हो गई। रिलैक्स चैतन्य, हम भी यहाँ अंबर को ढूंढने ही आए हैं, इसीलिए जो गुस्सा है बाद में करना, अभी पहले सीसीटीवी चेक कर लेते हैं। चैतन्य को गुस्से से अपनी तरफ देखते देख मनन ने उसे जवाब देकर सिक्योरिटी वाले को आधे घंटे पहले की वीडियो चलाने को कह दिया। अंबर का नाम सुनकर चैतन्य शांत हो गया। वह चुपचाप बिना कुछ कहे उनके पीछे जाकर खड़ा हो गया। जैसे ही उन तीनों ने आधे घंटे पहले की रिकॉर्डिंग प्ले की, उनके होश उड़ गए। सामने स्क्रीन पर एक ब्लैक वेन अंबर की तरफ बढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनका इरादा अंबर को टक्कर मारने का था, पर इससे पहले कि गाड़ी उसे टक्कर मारती अंबर की नज़र उस पर पड़ गई। वह बड़ी फुर्ती से किनारे की ओर कूद गई। अंबर को बचते देख तीनों की सांस में सांस आए। उन्हें लगा कि अंबर बच गई, मगर वह उठकर चिल्लाते हुए उस वैन की तरफ चले गई और जाकर गुस्से से गाड़ी के शीशे पर नॉक कर दिया। उसके नॉक करने से गाड़ी का शीशा तो नहीं खुला, मगर वैन का दरवाजा जरूर खुल गया, और इतनी तेजी से खुला कि एक ही झटके में किसी उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे वैन के अंदर खींच लिया। अंबर को अपनी आंखों के सामने इस तरह किडनैप होते देख तीनों के होश उड़ गए। शौर्य तो जैसे गुस्से से पागल हो उठा। वह बिना कुछ सोचे समझे दरवाजे की तरफ दौड़ गया। चैतन्य की हालत भी उससे कम नहीं थी, वह भी उसके पीछे पीछे दौड़ गया, और जैसे ही शौर्य गाड़ी स्टार्ट कर जाने को हुआ, वह भी गाड़ी का दरवाजा खोलकर पीछे की सीट पर जाकर बैठ गया। इस वक्त चैतन्य के लिए अंबर से ज्यादा जरूरी और उसे बचाने के लिए उसे अगर शौर्य के साथ मिलकर भी उसे ढूंढना पड़े तो उसे मंजूर था। उन दोनों को पागलों की तरह भागता देख मनन चुपचाप खड़ा रह गया। चैतन्य का पैनिक होना उसे समझ आ रहा था, पर शौर्य का इतना पैनिक होना और उसकी ये हालत देख वह सरप्राइज रह गया। आज से पहले उसने शौर्य को इतना परेशान होते हुए कभी नहीं देखा था, यहाँ तक कि कियारा और मानवी के लिए भी नहीं। भले ही शौर्य और मानवी का रिश्ता गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का था, पर उसे कभी नहीं लगा कि उन दोनों के बीच वो प्यार और केमिस्ट्री थी, बल्कि उन दोनों के बीच हमेशा से दोस्ती से ज्यादा कुछ नहीं था। पर आज पहली बार शौर्य की आंखों में वह जुनून दिखा, लेकिन उस इंसान के लिए जिसे वह नफरत करता था। ये बात बहुत अजीब थी। मनन शौर्य की अंबर के लिए नफरत से अच्छी तरह वाकिफ था, यहाँ तक कि शौर्य ने अंबर के साथ जो कुछ किया था वह उसका गवाह था, पर आज उसने जो देखा उसने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। मनन अपने सवालों का जवाब शौर्य से पूछने का सोचकर अपने ख्यालों की दुनिया से वर्तमान में आ गया और उस सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को अपनी पहचान के पुलिस कमिश्नर को सेंड कर उन्हें अंबर की तलाश करने को कह दिया, और खुद भी गाड़ी का नंबर और उन लोगों की फोटोज लेकर वहां से निकल गया।
एपिसोड 37। अगले 3 घंटों बाद अंबर चैतन्य के अपार्टमेंट बैठी थी। उसके हाथ पैरों पर खरोंच के निशान थे और चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी। उसके चेहरे से ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वह एकदम शांत बैठी, एक हाथ से अपने दूसरे हाथ में से बह रहे खून को पोंछ रही थी। जैसे ही उसके हाथ का खून साफ हुआ, वह कपड़े लेकर शावर लेने चली गई। अंबर शावर ऑन कर ज्यों की त्यों शावर के नीचे जाकर खड़ी हो गई। उसके दिमाग में पिछले 3 घंटों में हुई कहानी घूम रही थी। गाड़ी का टक्कर मारना, फिर उसे किडनैप कर लेना, सब कुछ जैसे प्रीप्लान था। मगर क्यों ये सवाल उसे परेशान कर रहा था। आज तो उसने उन गुंडों को पीट कर खुद को आज़ाद कर लिया, पर बिना किसी दुश्मनी के उसे किडनैप करने के पीछे की कहानी कुछ अजीब थी। अंबर शावर में खड़ी उस वजह की तलाश कर रही थी। उसका पहला शक शौर्य और कियारा पर ही जा रहा था, मगर उन किडनैपर्स ने मुंह नहीं खोला था, तो वह पूरी तरह श्योर नहीं थी कि उसके किडनैप होने के पीछे कियारा और शौर्य ही थे या नहीं। अंबर इस बात की तह तक जाने का सोचकर कपड़े चेंज कर बाथरूम से बाहर आ गई। अंबर जैसे ही बाथरूम से बाहर निकली थी, बाहर हॉल में शौर्य, मनन और चैतन्य खड़े थे। चैतन्य का तो ठीक था, पर बाकी दोनों को इतनी रात गए अपने घर पर देखकर अंबर शॉक रह गई। व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन हियर? आप दोनों इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हैं? कोई एक्सप्लेन करेगा? अंबर ने उन्हें गुस्से से घूरते हुए सवाल कर दिया। अंबर का सवाल सुन मनन और शौर्य ने तो कुछ नहीं कहा, पर चैतन्य ने जवाब दे दिया, आई एम सॉरी, पर इन दोनों को मैं यहाँ लाया। चैतन्य की बात पूरी हुई भी नहीं कि शौर्य ने अचानक से भागते हुए जाकर अंबर को गले से लगा लिया। आई एम सो ग्लैड दैट यू आर फाइन अंबर, शौर्य ने उसके गले लग बड़बड़ा उठा। अंबर को सही सलामत देख जैसे उसकी जान में जान आए, वरना तो उसे किडनैप होता देख वह पागलों की तरह उसे पूरे शहर भर ढूंढ रहा था। अगर मनन ने उसे बताया नहीं होता कि अंबर मिल गई है, तो शायद वह रात भर उसे ढूंढता रहता। उसके सिर पर तो जैसे जुनून सा सवार था उसे ढूंढने का, और उसे जैसे ही पता चला कि अंबर यहाँ है, वह यहाँ के लिए भागा चला आया। अंबर को अपनी आंखों के सामने सही सलामत देखकर उसने बिना किसी चीज की परवाह किए अंबर को कसकर अपने गले से लगा लिया। शौर्य को इस तरह उसे गले लगाते देख सब हैरान हो गए। अंबर तो जैसे मोशनलेस सी हो गई। उसे ऐसे लगा जैसे उसकी धड़कनें रुक सी गई हो। पिछले 3 सालों में उसे लगा था जैसे उसके दिल ने जैसे धड़कना छोड़ दिया था। उसे चीजें महसूस ही होना बंद हो गई थी, मगर आज अचानक से शौर्य के एक हग ने उसकी धड़कनें फिर से तेज कर दी। अपनी धड़कनों को इतनी तेज धड़कता देख अंबर खुद भी हैरान रह गई। उसे लगा था वह शौर्य से नफरत करती है, और ये भी उतना ही सच था कि नफरतों के बावजूद भी उस शख्स को भुलाना आसान नहीं होता जिससे आपने कभी टूटकर चाहा हो। कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में एहसास रह ही जाता है, फिर चाहे उसका वजूद नफरत के रूप में ही क्यों ना हो, और अंबर के लिए भी वही था। अंबर ने भी कभी उससे बेइंतहा मोहब्बत की थी, और आज उसकी बेइंतहा नफरत भी उसके नाम थी। शौर्य के उसकी जिंदगी में ना होते हुए भी आज भी नफरतों में उसका हिस्सा, उसका जिक्र जरूर था, जो अब भी अंबर को कमजोर कर रहा था। अपने आप पर इस तरह कंट्रोल खोते देख अंबर खुद से ही डिसअपॉइंटमेंट हो गई। उसने बहुत मुश्किलों से खुद को मजबूत बनाया था, और वह इतनी आसानी से शौर्य को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहती थी, मगर खुद को रोक भी नहीं पा रही थी। अपने इमोशन को खुद पर हावी होते देख अंबर ने खुद को पुरानी बातें याद करने पर मजबूर कर दिया। वो सारी बातें याद कर उसकी आंखें फिर से गुस्से से भर गई। उसने एक झटके से सारा जोर लगाकर खुद को उसके कैद से आज़ाद कर लिया। हाउ डेयर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? अंबर गुस्से से शौर्य पर चिल्ला गई। एक्चुअल में वह शौर्य के हक करने से ज्यादा अपने आप को कमजोर होता देख खुद पर गुस्सा थी। उसके गुस्से ने शौर्य जो भी होश में ला दिया। अभी तक उसे लगा था जैसे वह सपने में जी रहा था, और उस सपने में अंबर उसके सामने बाहें फैलाए खड़ी थी। उसे देखकर शौर्य भागता हुआ उसके गले लग गया, पर अंबर के सवाल ने फिर से उसे हकीकत में ला दिया। शौर्य को क्या जवाब दे समझ नहीं आया। उसे कुछ जवाब देते नहीं बना तो वह उल्टा उस पर ही चिल्ला गया। व्हाट यू मीन? मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हें टच करने का अंबर दीवान। मैंने तुम्हें अचानक देखा तो कियारा समझ कर हक कर लिया। तुम ये गलतफहमी मत पालना कि मैंने तुम्हें हक किया। शौर्य ने बात को घुमा दिया। उसके मन में जो एक्सक्यूज आया उसने बोल दिया। शौर्य के जवाब से अंबर का चेहरा पीला पड़ गया। एक पल के लिए उसे लगा शौर्य को उसकी परवाह है। उसे उसकी आंखों में खुद के लिए फिक्र नजर आई, पर अगले पर शौर्य ने सब उम्मीदों पर पानी फेर दिया। वो फिक्र कियारा के लिए और तुझे लगा तेरे लिए है। वाह ग्रेट अंबर, इतना सब होने के बाद भी तूने ऐसा कैसे सोच लिया कि यह शख्स तेरे लिए फिक्र करेगा? अंबर खुद की उस सोच पर फीके से मुस्कुरा उठी। आज इतने सालों बाद भी उसे लगा कि वह उसको लेकर परेशान था, मगर शौर्य की बातों ने उसे फिर से हकीकत पर ला दिया। सीरियसली मिस्टर ठाकुर, अगर आप अपनी वुड बी वाइफ को ढूंढते हुए यहाँ आए हैं तो आप गलत पते पर आए हैं। यहाँ कोई कियारा नहीं रहती, यह मेरा घर है, इसलिए आप जा सकते हैं प्लीज।
अंबर ने अजीब सी मुस्कुराहट लिए दरवाजे की ओर इशारा कर दिया। अंबर के जवाब से सब उसका मुंह ताकते रह गए, पर वह बिना उनकी ओर देखे अपने कमरे की तरफ चली गई। वह जैसे ही दरवाजे पर पहुंची वह एक सेकंड के लिए रुककर चैतन्य की ओर पलट गई। चैतन्य, इन्हें बाहर छोड़कर आओ और आते वक्त अच्छे से दरवाजा बंद कर देना ताकि फिर कोई मिस कियारा को ढूंढते हुए यहाँ ना सके। अंबर जवाब देकर सीधे अंदर चले गई। अंबर ने अपने कमरे में जाकर जोर से दरवाजा बंद कर दिया। मिस्टर राठौर, मिस्टर मेहता, थैंक यू सो मच दी को ढूंढने में मेरी हेल्प करने के लिए, पर अब आप दोनों यहाँ से जाए प्लीज। अंबर को अंदर जाते देख चैतन्य ने उन दोनों को भी जाने को कह दिया। चैतन्य की बात सुनकर भी शौर्य ने अनसुना कर दिया। वह अब भी जाने को राजी नहीं था। एकटक अंबर के दरवाजे की तरफ देखे जा रहा था। उसे जाने को कहने के बाद भी अपनी जगह पर बुत बने खड़े देख मनन ने उसका हाथ पकड़े खींच दिया। शौर्य, बहुत रात हो गई है, अभी चल यहाँ से, तुझे जो बात करनी है कल करना, अभी घर चल। मनन उसे खींचता हुआ वहां से बाहर ले आया। शौर्य को ऐसे देख मनन को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये वही शौर्य है जो अंबर से नफरत करता था। अचानक उसे इतना बदला हुआ देख मनन उससे सवाल करने से खुद को नहीं रोक पाया। शौर्य, एक बात पूछूं? मनन ने गाड़ी में बैठते हुए कहा। हम शौर्य ने खोए हुए ही जवाब दिया। उसका पूरा ध्यान अब भी उस बिल्डिंग की तरफ था। अंबर और तेरे बीच क्या चल रहा है? मेरा मतलब है कि मैंने आज तुझे उसके लिए परेशान देखा। तू इतना परेशान कभी किसी के लिए नहीं हुआ जितना तू उसके लिए था। सच बता, तेरे दिमाग में क्या चल रहा है? मनन का सवाल सुन शौर्य के चेहरे का रंग उड़ गया। वह सीरियस एक्सप्रेशन लिए एकदम से उसकी तरफ मुड़ गया। ना मैं उसके लिए परेशान हूँ और ना ही हमारे बीच कुछ चल रहा है। उसके और मेरे बीच कभी कुछ नहीं हो सकता सिवाय नफरत के। कुछ सेकंड रुककर उसने जवाब दिया। उस जवाब के बाद मनन ने कोई सवाल नहीं किया। उसका जवाब सुन वह संतुष्ट हुआ या नहीं ये तो नहीं पता, पर वह खुद अपने जवाब में जरूर उलझ गया। शौर्य मनन को अवॉइड करता हुआ गाड़ी से बाहर देखने लगा। असल में वह मनन के सवालों को अवॉइड करने से ज्यादा खुद को दिलासा दिलाने की कोशिश कर रहा था कि वह अंबर से नफरत करता है। पूरे 3 साल उसने अंबर की नफरत में बिताए थे। हर दिन हर पल साय की तरह उसने उस नफरत को जिया था। इतने सालों में खुद भी कब उस नफरत की आदत हो गई, कब नफरत उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गई, उसे पता ही नहीं चला। शौर्य पूरे रास्ते भर खामोश रहा। उसने कुछ नहीं कहा। न मनन ने फिर उससे बात करने की कोशिश नहीं की। वह चुपचाप गाड़ी चलाता रहा और शौर्य को उसके घर छोड़कर सीधे अपने घर चला गया। शौर्य अपने घर पहुंचा, सीधे कमरे में जाकर बंद हो गया। उसके दिमाग अंबर की ख्यालों से भरा हुआ था। खुद को उसके लिए परेशान देख वह इरिटेट होकर अपने कमरे के चक्कर काटने लगा। मगर कमरे के 10-15 चक्कर लगाने के बाद भी उसे सुकून नहीं मिला तो वह बेचैनी से सिगरेट जलाए अपने कमरे की विंडो पर आकर खड़ा हो गया। अंबर, तुम मुझे पागल कर रही हो। तुम्हारा ख्याल मुझे पागल कर रहा है। मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोचना चाहता, पर मैं चाह कर भी तुम्हें अपने दिमाग से नहीं पा रहा। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों तुम्हें तकलीफ में देखकर मुझे बेचैनी हो रही है? तुम्हें ऐसे देखकर मुझे खुश होना चाहिए था, फिर मैं खुश क्यों नहीं हूँ? क्यों तुम मुझे परेशान कर रही हो? डैम इट! शौर्य अपना सारा गुस्सा निकालते हुए चिल्ला उठा। जब से शौर्य वापस इंडिया आया था उसके दिलो दिमाग में बस अंबर छाई हुई थी। जब तक वह यूएस में था उसे मीटिंग और बिजनेस के अलावा कुछ नहीं सूझता था, मगर यहाँ आने के बाद जब से वह अंबर से मिला था खुद को उसके बारे में सोचने से रोक ही नहीं पा रहा था। खुद पर इस तरह अंबर को हावी होता देख उसे खुद पर भी गुस्सा आ रहा था, मगर अपने आप उसका कुछ बस ही नहीं चल पाया। नो, आई हैव टू स्टॉप दिस। मैं ये नहीं कर सकता। आई हैव टू स्टे अवे फ्रॉम हर। शौर्य ने बड़बड़ाता हुआ बैग की तरफ चला गया और बैग से अपना फोन लेकर अनुज का नंबर डायल कर दिया। हेलो, कौन बोल रहा है? कौन पागल है जो आधी रात को फोन कर रहा है? आधी रात गए फोन बजता देख अनुज आधी नींद में फोन रिसीव कर बड़ा उठा। शौर्य प्रताप सिंह। दूसरी तरफ से शौर्य की आवाज गूंज उठी। सर आप? शौर्य का नाम सुन अनुज की एक झटके में सारी नींद उड़ गई। वह स्क्रीन पर उसका नाम देख हड़बड़ा उठा। अनुज को इस तरह हड़बड़ाता देख शौर्य ने उसे टोक दिया। अपना हड़बड़ाना बंद करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। हमारी जो भी मीटिंग इस महीने फॉरेन क्लाइंट्स के साथ होने वाली है उन सारी मीटिंग्स को कल के लिए शेड्यूल कर दो। मैं खुद जाकर उनसे मीटिंग करूंगा, शौर्य ने उसे ऑर्डर देते हुए कहा और अनुज की यस या नो का इंतजार किए बिना ही कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। अनुज से बात कर शौर्य अपने स्टडी रूम में आ गया और मीटिंग्स की तैयारियों में बिजी हो गया। शौर्य पूरी रात नहीं सोया, सुबह तक तैयारियों में उलझा रहा और सुबह भी जैसे ही काम खत्म हुआ वह सुबह की पहली फ्लाइट लेकर यूएस के लिए निकल गया। एपिसोड 38। कल जो कुछ हुआ था उसके बाद अंबर भी देर रात तक सो नहीं पाई थी।
वह देर रात तक अपने किडनैप होने के पीछे की वजह पता करने में जुटी थी। उसे जो कुछ याद था उसने वो सारी कड़ियां जोड़ने की कोशिश की तो उसका सारा शक कियारा पर ही गया, क्योंकि पूरी मुंबई में दो ही लोग थे जिन्हें उससे प्रॉब्लम थी या फिर कहे नफरत थी, मगर उनमें से एक खुद उसे ढूंढ रहा था तो उसके किडनैप करने का लॉजिक कुछ जम नहीं रहा था। और अगर शौर्य ने नहीं किया तो बाकी बची सिर्फ कियारा थी जो ऐसा कर सकती थी, और अंबर का खुद का इंस्टिंक्ट भी यही कह रहा था कि इस सबके पीछे की वजह कियारा ही है। अंबर उस किडनैपिंग की तह तक जाकर सच पता करने का सोचकर बेड पर आकर लेट गई। वह किडनैपिंग का ख्याल छोड़ जैसे ही बेड पर लेटी तो शौर्य के ख्यालों में जाकर उलझ गई। शौर्य का उसे ढूंढने आना, उसकी आंखों में अपने लिए फिक्र देखना, अंबर को कुछ समझ नहीं आ रही था कि वह चाहता क्या है। उसके इस अजीब बिहेवियर ने उसे कश्मकश में लाकर खड़ा कर दिया। स्टॉप इट अंबर, अपने आप को इस तरह शौर्य के बारे में सोचता देख खुद पर ही झल्ला गई और गुस्से से खुद को ऊपर से नीचे तक कवर कर वह सो गई। अंबर जैसे ही सोई उसके करीब आधे घंटे बाद ही वह अचानक से पसीने से तरबतर होकर चिल्लाते हुए वह उठ गई। अंबर ने आज फिर वही सपना देखा जो वह पिछले कई सालों से देखती आ रही थी। वह अपने सपने फर्श में खून से लथपथ पड़ी थी और मीरा उसे बचाने की कोशिश कर रही थी, मगर उसे बचाते बचाते वह खुद की जान गंवा बैठी। उन लोगों ने बड़ी बेरहमी से अंबर की आंखों के सामने ही उसे मार डाला और वह कुछ भी नहीं कर सकी। मीरा को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते देख अंबर मीरा दी चिल्लाते हुए उठ गई। पिछले 3 सालों से लगभग हर रात वह ये सपना देख रही थी। शुरू के कुछ सालों में उसे सिर्फ आवाजें सुनाई देती थी, मगर एक्सीडेंट के बाद से धीरे धीरे कर सारी बातें उसके सामने आने लगी थी और लगभग हर रोज का ये सीन हो चुका था। पिछले कई रातों से वह इसी तरह आधी रात में चिल्लाते हुए उठ रही थी। एक बार उसकी नींद खुली तो वह फिर दोबारा सो नहीं पाई। उसने कोशिश की सोने की, पर जब बहुत कोशिशों के बाद भी नींद नहीं तो वह परेशान होकर अपने ऑफिस का काम करने बैठ गई और उसे करने में वह इतना खो गई कि कब रात से सुबह हो गई उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह अंबर रोजाना से थोड़ा जल्दी ऑफिस के लिए निकल गई। वह रात भर सोई नहीं थी तो सुबह 5 बजे ही उसका काम खत्म हुआ तो वह अपना योगा और कराटे की प्रैक्टिस करने लग गई और करीबन 2 घंटे प्रैक्टिस करने के बाद जाकर वह नहा धोकर तैयार होकर सीधे ऑफिस के लिए निकल गई। अंबर ऑफिस पहुंची तो वहां कोई भी नहीं था। ऑफिस पूरा खाली पड़ा था। ऑफिस को खाली देख अंबर सीधे अपने केबिन की तरफ चले गई और वहां जाकर दोपहर में मेहता इंडस्ट्री के साथ होने वाली मीटिंग की तैयारियों में जुट गई। चैतन्य ऑफिस पहुंचा तो अंबर ऑलरेडी वहां प्रेजेंट थी। उसे अपने कैबिन में बैठा देखकर वह सीधे उसके कैबिन की तरफ चला गया। गुड मॉर्निंग दी, आई मीन बॉस। चैतन्य सीधे दरवाजा ओपन अंबर के कैबिन में आ गया। तुम अकेले में दी कह सकते हो चैतन्य, अभी हम 2 ही हैं तो इस फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। आओ बैठो, मुझे तुमसे कुछ चीजें डिस्कस करनी है। चैतन्य को देख अंबर अपनी फाइल से नजरें हटाकर उसकी तरफ मुड़ गई। अंबर की बात सुनकर चैतन्य उसके सामने की चेयर पर जाकर बैठ गया। जब तक दोनों सारी बातें डिस्कस कर फाइनल डिसीजन में पहुंचे सुबह से दोपहर हो गई। डिस्कशन से नजरें हटाकर अंबर ने अपने हाथ पर पहनी घड़ी में नजर डाली तो घड़ी पर 12:30 बजे हुए देख वह एकदम से चेयर से उठ खड़ी हो गई। ओह नो चैतन्य, मीटिंग का टाइम हो गया है, अभी तक हम यही है, चलो जल्दी करो लेट ना हो जाए। अंबर बोलते बोलते हाथ में फाइल पकड़े अपने कैबिन से बाहर की तरफ दौड़ गई। उसे भागते देख चैतन्य भी उसके पीछे चला गया। वो तो अच्छा था कि उनका ऑफिस उसी बिल्डिंग में था, इसलिए ज्यादा कोई दिक्कत नहीं हुई और दोनों टाइम पर वहां पहुंच गए। अंबर चैतन्य के साथ मीटिंग रूम में एंटर हुई तो उसे वहां देखकर सब लोग हैरान रह गए, स्पेशली मनन। वहां मौजूद सब लोग एक समय के जाने माने दीवान बिल्डर्स के ओनर विक्रम दीवान की इकलौती बेटी को अच्छे से जानते थे। जो नहीं भी जानते थे तो उन्होंने न्यूज़पेपर वगैरह में आए दिन उसकी तस्वीरें जरूर देखी थी या उसकी चैरिटी के किस्से जरूर सुने थे, इसीलिए सब उसे देखते ही पहचान गए। अंबर को वहां देख सब शौक रह गए। सबके मन में एक ही सवाल था कि वह वहां क्यों है, क्योंकि 3 साल पहले जो हुआ था उसकी खबर पूरे शहर को थी। शायद ही ऐसा कोई होगा था जिसने ये खबर पढ़ी या सुनी ना हो। एक ही दिन में शहर की नामी गिरामी कंपनी के मालिक विक्रम दीवान की मौत और उनकी बेटी का जेल जाना उस वक्त की सबसे बड़ी खबर थी। उन सब की हैरान नजरें देख अंबर समझ गई कि सब क्यों शौक है, पर उसने अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया, उल्टा मुस्कुराते हुए अंदर एंटर हो गई। हेलो मिस्टर मेहता, आई एम अंबर दीवान, डिजाइनर एंड CEO ऑफ SSC कंपनी। अंबर ने अपना इंट्रोडक्शन देते हुए हाथ आगे बढ़ा दिया। अंबर को वहां देख मनन इतना शौक में था कि वह हाथ मिलाने के बजाय बुत बने खड़ा देखता रह गया। उसे इस तरह देखता देख अंबर को अजीब हो गया। वह शर्म के मारे हाथ पीछे करने को ही हुई कि मनन को अचानक से होश आ गया। उसने हेलो कहते हुए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। हेलो मिस अंबर, प्लीज हैव अ सीट। मनन ने चेयर की तरफ इशारा कर दिया। उसकी बात सुन अंबर थैंक यू कहते हुए बैठ गई और बिना वक्त जाया किए उसने सीधे मनन की ओर अपनी डिजाइन्स की फाइल बढ़ा दी।
मिस्टर मेहता, ये हमारे डिज़ाइन्स एंड प्रपोजल है जो हमने आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग प्रिपेयर की है। प्लीज़ हैव लुक एंड अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो आप हमें बता दीजिए। अंबर ने सीधे से जवाब दिया और अपनी पेन ड्राइव को प्रोजेक्टर से कनेक्ट कर प्रेजेंटेशन शुरू कर दिया। अंबर ने जैसे प्रेजेंटेशन शुरू किया उसके डिजाइन्स ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उसकी डेकोरेशन से लेकर डिजाइन्स इतने कमाल थे कि सब लोग बिना पलके झपकाए उसकी बातें सुनते रह गए। यहाँ तक ही मनन भी उससे इम्प्रेस हुए बिना नहीं रह सका, लेकिन इम्प्रेस होने से कहीं ज़्यादा वह अंबर में हुए बदलाव को देखकर हैरान था। वह जिस अंबर से 4 साल पहले मिला था और जो अंबर आज ऑफिस सूट पहने उसके सामने खड़ी थी, उन दोनों में जैसे जमीन आसमान का अंतर था। मनन अंबर को 4 साल पहले मिला था। शौर्य से उसकी शादी के बाद करीब 2 या 3 बार वह उससे मिला था। उन मुलाकातों में उसने कभी अंबर से बात तो नहीं की थी, पर वह उसके उस चेहरे को कभी भूल नहीं सका। अंबर की मुस्कुराहट अनजाने में ही उसके दिल में एक अलग जगह बना गई थी, पर क्योंकि वह शौर्य का सबसे अच्छा दोस्त था तो उसने कभी अपनी हदें पार नहीं की, ना ही कभी अंबर के करीब जाने की कोशिश की थी। हालांकि अक्सर वह शौर्य के मुंह से अंबर की बातें सुनता रहता था और उनके बीच की नफरत से भी अच्छे से वाकिफ था, मगर जितना भी उसने अंबर को जाना था वह सामने खड़ी इस अंबर से तो बहुत अलग था। 4 साल पुरानी वाली अंबर की जगह जैसे कोई बोल्ड एंड बिंदास बिजनेस वुमन खड़ी थी। 4 साल पहले की अंबर खूबसूरत और किसी फूल की तरह नाजुक सी थी, जहां भी जाती अपनी मुस्कुराहट बिखेर देती, मगर आज जो सामने खड़ी थी उसके चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं थी। वह एक्सप्रेशनलेस चेहरा लिए बड़े कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट कर रही थी, जैसे उसे सालों का एक्सपीरियंस हो। उसके बोलने से लेकर प्रेजेंट करने का तरीका बहुत कमाल था। अंबर के इस बदलाव ने मनन को हैरान कर दिया, मगर अपने चेहरे पर जाहिर किए बगैर वह उसे सुनता रहा। अंबर ने प्रेजेंटेशन खत्म की थी तो सबकी तालियां बजनी शुरू हो गई। उन तालियों के बीच मनन ने बिना टाइम वेस्ट किए पेन निकालकर पेपर साइन दिया। कांग्रेचुलेशन मिस अंबर, आपका प्रेजेंटेशन बेहद ही कमाल का था एंड हमें आपका प्रपोजल एंड डिज़ाइन काफ़ी पसंद आया, तो हम ये एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप कल ही से काम शुरू कर सकती है। मनन ने कांग्रेचुलेट करते अंबर की तरफ हाथ बढ़ा दिया। मनन के मुंह से हाँ सुनकर अंबर कुछ पलों के लिए चौंक सी गई। उसे उम्मीद ही नहीं थी कि इतनी आसानी से सब हो जाएगा। कल शाम जब उसे पता चला कि वह कंपनी मनन मेहता की है तो उसने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। ये सोचकर कि मनन शौर्य का फ्रेंड है तो वह सुनने से पहले ही कहीं उसका प्रपोजल रिजेक्ट ना कर दे, मगर ये सब के बावजूद भी उसका दिल नहीं माना। वह ये सोचकर तैयार हो गई कि एक कोशिश करने में क्या हर्ज है, और इसलिए पूरी रात बैठकर उसने डिजाइन्स तैयार किए और मीटिंग के लिए पहुंच गई। Thank you so much Mr. Mehta, thanks for this opportunity, I promise we will not disappoint you। अंबर ने अपने ख्यालों से बाहर आकर मनन से हाथ मिला लिया। अंबर के चेहरे पर बहुत दिनों बाद थोड़ा सुकून आया। उसे इतने दिनों बाद जाकर एक उम्मीद मिली। अपनी कंपनी को वापस से खड़ा करने के लिए उसे इस डील की बहुत ज़रूरत थी और फाइनली उसे मिल भी गई, इसलिए उसके मुरझाए चेहरे पर कुछ देर के लिए सही पर थोड़ा सुकून आ गया। अंबर मनन के डील साइन कर उसे कल से काम शुरू करने को कहकर वहां से गाड़ी लेकर घर चली गई। फाइनली अंबर की जिंदगी नए सिरे से शुरू होने वाली थी। इतने सालों बाद उसकी जिंदगी ने फाइनली जाकर कुछ अच्छा होने वाला था। अब ये अलग बात थी कि उसकी किस्मत उसे कहां ले जाने वाली थी उसे भी नहीं पता था। एपिसोड 39। अगले 1 महीने भर अंबर बुरी तरह बिजी हो गई। मनन का ऑफिस के इंटीरियर डेकोरेशन और नए डील्स में वह इतना व्यस्त हो गई कि उसे सांस लेने की फुर्सत तक नहीं थी। वह बस दिन रात अपने बिजनेस को बचाने में लग गई। 1 महीने के अंदर ही उसने कंपनी की हालत बहुत हद तक सुधार दी। हालांकि अब भी बहुत अच्छा नहीं कह सकते थे, पर फिलहाल के लिए पटरी पर जरूर आ गई थी। लेकिन उसे पटरी में लाने के लिए उसने अपनी नींद, खाना पीना सब सेक्रीफाइस किया हुआ था। पिछले 1 महीने से रात भर डिजाइन्स का काम और दिन में मीटिंग संभाल रही थी। यहाँ तक कि इस पूरे 1 महीने में वह मुश्किल से 3 या 4 बार वह अपने घर गई थी, वरना तो ऑफिस को ही उसने अपना अड्डा बनाया हुआ था। पूरे 1 महीने के बाद आज जाकर अंबर अपनी मीटिंग खत्म कर थोड़ा फ्री हुई थी। रात के करीब 8 बजे वह अपनी डिनर मीटिंग खत्म कर जैसे ही घर पहुंची सीधे अपने कमरे में जाकर बेड पर निढाल हो गई। अंबर जैसे ही लेटी उसे लेटे हुए 1 सेकंड भी नहीं बीता कि उसका फोन बज पड़ा। फोन की घंटी सुनकर अंबर थोड़ा झुंझला सी गई। उसने ना चाहते हुए भी कॉल करने वाले का नाम जानने के लिए अपने फोन की स्क्रीन पर नजर डाली तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा नाम देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। हेलो वीर, कैसे हो? समर कैसी है? सब ठीक है ना? विराज का कॉल रिसीव करते ही अंबर के सवाल शुरू हो गए। उसके सवाल पर सवाल सुनकर विराज के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं ठीक हूँ और समर भी ठीक है। तुम बताओ तुम कैसी हो? चैतन्य बता रहा कि तुमने आजकल खाना पीना भी छोड़ दिया है, बस काम में ही लगे रही हो, ये क्या तरीका है अम्मू? अंबर के सवाल के बदले विराज ने डांटते हुए कहा, अंबर का यूं अपने प्रति लापरवाह होना उसे अक्सर परेशान कर देता।
ये चिट्ठी भी ना। ऐसा कुछ नहीं है वीर, मैं ठीक हूँ और यहाँ बाकी सब भी ठीक है। तुम बताओ वहाँ सब कैसा है और समर कहाँ है? समर यही है, मैं बात कराऊँ तुम्हारी? विराज ने एकदम से पूछ लिया। विराज के सवाल पर अंबर खामोश हो गई। उसे क्या कहूँ समझ ही नहीं आया। कुछ देर के लिए तो वह चुप रही, पर फिर ना जाने क्या सोचकर उसने मना कर दिया। नहीं अभी नहीं वीर, अभी सही वक्त नहीं है, मैं समर से फिर कभी बात करूंगी। अंबर के मना करने पर विराज ने भी ज्यादा फोर्स नहीं किया। वैसे ही उसे कुछ और बात करनी थी तो वह यहाँ वहाँ की बातें करने के बजाय सीधे से मुद्दे पर आ गया। ओके एज यू विश, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। वैसे मैंने तुम्हें ये बताने के लिए कॉल किया है कि कल हम इंडिया आ रहे हैं। आई मीन मैं और समर। अंबर परसों को समर का बर्थडे है और उसने मुझसे बर्थडे गिफ्ट के बदले इंडिया जाने की विश की है, और तुम जानती हो मैं अपनी प्रिंसेस को मना नहीं कर सकता। विराज ने अचानक से दूसरी तरफ से धमाका कर दिया। विराज के मुंह से इंडिया आने की बात सुन अंबर को एक और झटका लग गया। उसने सडनली ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था, इसीलिए अचानक से उसके जवाब ने उसे कश्मकश में डाल दिया। बट वीर, ये सब अचानक? काफी देर की चुप्पी के बाद अंबर ने सवाल किया, मगर उसका सवाल पूरा होने से पहले ही विराज ने उसके सवालों का जवाब दे दिया। अंबर फिक्र मत करो, हम सिर्फ 2 दिन के लिए आ रहे हैं, 2 दिन बाद हम वापस चले जाएंगे। तुम बस कल शाम को हमें एयरपोर्ट पर पिकअप करने आ जाना, बाकी बातें वहीं आकर करता हूँ। अभी मुझे पैकिंग भी करनी है, मैं तुमसे बाद में कॉल करता हूँ, बाय। अंबर के हाँ या ना कहने से पहले ही विराज ने अपनी बात खत्म कर कॉल कट कर दी। पर विराज के आने की खबर ने अंबर की टेंशन बढ़ा थी। उसे समझ नहीं आ रहा था सब कैसे होगा। वह खुद को समर से मिलने के लिए तैयार ही नहीं कर पा रही थी। उसके मन में अजीब सा डर बैठा हुआ था, कहीं उससे मिलकर वह डिसअपॉइंटमेंट फील ना करे। वह समर की नज़रों में खुद को नाकाम होते हुए नहीं देख सकती थी, इसीलिए अंदर ही अंदर घबराई हुई थी, मगर दिल के किसी कोने में समर से मिलने की, उसे देख पाने की एक्साइटमेंट भी थी। समर से मिलने की एक्साइटमेंट में अंबर पूरी रात सो नहीं पाई। वह समर से मिलने के लिए इतनी बेचैन हो रखी थी कि पूरी रात उसके वेलकम करने की प्लानिंग करने में बिता दी, और जैसे ही सुबह हुई वह तैयारियों में जुट गई। स्मॉल डायमंड, स्मॉल डायमंड, स्मॉल डायमंड, स्मॉल डायमंड, स्मॉल डायमंड। अगली सुबह बाहर हो रहे शोर से चैतन्य की नींद खुली गई। दरअसल कल देर रात तक काम करने की वजह से वह रात के करीब 3-4 बजे सोया था। उसे सोए हुए कुछ ही घंटे बीते थे कि बाहर से आ रही आवाज़ों से फिर उसकी नींद खुल गई। बाहर से आती तेज आवाज़ें सुन चैतन्य ने अपने कानों में तकिया लगा लिया। उसने वापस से सोने की कोशिश की, मगर बाहर का शोर शांत ही नहीं हो रहा था। बाहर से आती हुई लोगों की आवाज़ें सुन वह परेशान होकर अपनी आंखें मिचता हुआ कमरे से बाहर आ गया। चैतन्य ने जैसे ही दरवाज़ा खोलकर कमरे से बाहर कदम रखा, हॉल का नज़ारा देखकर वह और भी हैरान रह गया। एक सेकंड लिए तो उसे लगा कि कहीं वह कल रात किसी और के घर तो नहीं आ गया, मगर फिर सामने से आती हुई अंबर पर नजर पड़ी तो उसे वहां देख उसने उसे आवाज दे दी। दी, ये सब क्या है? आज किसी बच्चे की बर्थडे पार्टी है क्या? हमारे घर में तो कोई बच्चा नहीं है, फिर आपने घर बाबी थीम से क्यों सजाया हुआ है? कमरे पर हर जगह पिंक फ्लावर और ब्लून्स लगे हुए देख चैतन्य ने सवाल कर दिया। अंबर समर के आने की तैयारियों में इतना खोई हुई थी कि उसने चैतन्य की बात सुनी ही नहीं। वह अपने आप में लगी हुई थी। उसे इतना उलझा हुआ देख चैतन्य ने उसके पास आकर दोबारा से अपना सवाल दोहरा दिया। हॉनन, चैतन्य कुछ कह रहे हो क्या? सॉरी, मैं थोड़ा बिजी थी तो मैंने सुना नहीं। चैतन्य की दूसरी बार आवाज देने पर अंबर उसकी तरफ पलट गई। दी, आप बताओगे भी कि यहाँ क्या चल रहा? किस बात की इतनी तैयारियां की जा रही? कुछ खास है क्या? जहाँ तक मुझे याद है ना तो आज आपका बर्थडे है ना ही मेरा, फिर ये पूरी डेकोरेशन बच्चों की बर्थडे पार्टी की थीम पर क्यों सजाई हुई है? चैतन्य ने अपना सवाल दोहरा दिया। आई एम सो सॉरी चैतन्य, मैं अपने काम में इतना खोई हुई थी कि तुम्हें बताना ही भूल गई कि आज समर आ रही थी। विराज का कल कॉल आया था, उसने बताया कि वो समर को लेकर इंडिया आ रहा है। अंबर ने बड़ी सी स्माइल देते हुए कहा। क्या सीरियसली आप सच कह रहे हो? समर का आने का सुनकर चैतन्य बच्चों की तरह एक्साइटेड हो गया। चैतन्य समर के बहुत करीब था, यहाँ तक कि पिछले 3 सालों में वह समर से मिलने कई बार यूएस जा चुका था और फोन पर तो अक्सर उसकी समर और विराज से बातें होती रहती थी। इन पिछले 3 सालों में विराज ही था जिसने सब कुछ संभालने में उसकी मदद की थी, वरना तो अंबर के जाने के बाद चैतन्य के लिए सब कुछ संभालना बहुत मुश्किल था। उसे इस तरह एक्साइटेड देख अंबर के चेहरे पर गंभीर सी लकीर आ गई। न क्या बात सोचकर वह फिर से उदास हो गई। चैतन्य की एक्साइटमेंट कम हुई तो उसकी नज़र अंबर के चेहरे पर पड़ गई। अंबर को नम आंखें और उदास चेहरा देख वह चुप हो गया। दी, क्या बात है? आप परेशान क्यों हो? क्या आप खुश नहीं हो क्या इस बात से? चैतन्य ने अंबर को खोए हुए देख उससे सवाल पूछ लिया।
चैतन्य का सवाल सुन अंबर ने अपनी आंखें पोंछ ली और एक लंबी गहरी सांस लेकर फीके से मुस्कुरा उठी। नहीं, ऐसी बात नहीं है चैतन्य, मैं बहुत खुश हूँ, इनफैक्ट मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मगर दिल के किसी कोने में मुझे घबराहट हो रही है। मुझे फिक्र भी हो रही है कि कहीं समर मुझसे मिलकर खुश नहीं हुई तो कहीं वो मुझसे नफरत करती होगी तो। प्रश्नवाचक चिन्ह। मैं जानती हूँ चैतन्य, मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ। मैंने पैदा होते ही उसे खुद से दूर कर दिया, वो भी तब जब उसे मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, मैं उसके पास नहीं थी। मैं तो ये भी नहीं जानती कि वह कैसी दिखती है, उसे क्या पसंद है, वह कितनी बड़ी हो गई है। मैं कुछ भी तो नहीं जानती उसके बारे में। इसीलिए मुझे डर लग रहा है चैतन्य, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। कहते कहते अंबर की आवाज़ फिर से भारी हो गई। जोर। अंबर को इतना अपसेट देख चैतन्य उसके गले लग गया। दी ट्रस्ट मी, ऐसा कुछ नहीं होगा, समर आपसे बहुत प्यार करती, वह आपकी बेटी है, आपकी परछाई है दी, वह कभी आपसे नफरत नहीं कर सकती। मेरा यकीन कीजिए, हमारी प्रिंसेस ऐसी बिल्कुल नहीं है, वह इतनी प्यारी है कि आप सोच भी नहीं सकते। ऐसा लगता है बस उसकी बातें, उसके सवाल सुनते जाओ। और दी, उसकी तो आदतें भी आपकी तरह है, बिल्कुल आपकी कार्बन कॉपी है वो, फिर नफरत का तो सवाल ही नहीं है। चैतन्य ने उसे ढांढस बंधाते हुए कहा। चैतन्य के जवाब से अंबर थोड़ा शांत हो गई और उससे समर की पसंद नापसंद के बारे में बातें करने लग गई। चैतन्य से समर के बारे में बातें करते करते कब 1 घंटा बीत गया पता ही नहीं चला। चैतन्य से डिस्कस करने के बाद अंबर ने फिर एक नए सिरे से तैयारियां शुरू कर दी। उसे जिस चीज़ की कमी लगी उसने फिर से वो सारी चीज़ें ऑर्डर करवा ली। फाइनली 2-3 घंटों बाद जाकर सब सेट हुआ तो जाकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। तैयारियों में कब सुबह से शाम हो गई पता ही नहीं चला। जैसे ही शाम के 5 बजे अंबर एयरपोर्ट के लिए निकल गई, जबकि विराज की फ्लाइट आने में 2 घंटे बचे थे, मगर उसे इतनी बेचैनी ही रही थी कि उसे से रुका ही नहीं गया। वह उनके आने से 2 घंटे पहले ही एयरपोर्ट पर आकर उनके आने का इंतजार करने लगी। अंबर एयरपोर्ट पर खड़े होकर पीछे 1.5 घंटे से हर 5 मिनट में घड़ी देखे जा रही थी। उसकी धड़कनें हाथ में पहनी घड़ी की तरह चले जा रही थी। वह इतनी ज़्यादा नर्वस हो रखी थी कि उसे देखकर एयरपोर्ट पर आते जाते लोग भी स्माइल कर रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वक्त थम सा गया। वह बेचारी कभी घड़ी को तो कभी रनवे की तरफ देखे जा रही थी। अंबर को बच्चों की तरह इम्पेशेंट होता देख चैतन्य को हंसी आ रही थी। लाइफ में ऐसा पहली बार था जब अंबर किसी चीज़ को लेकर इतनी इम्पेशेंट थी, वरना तो जितना शांत स्वभाव उसका था कोई कह ही नहीं सकता था कि वह अंबर है। दी बस कीजिए, आपके इम्पेशेंट होने से कुछ नहीं होने वाला, फ्लाइट अपने ही टाइम में आएगी, आप प्लीज़ बैठ जाओ, वो लोग आ जाएंगे। अंबर को चक्कर लगाते देख चैतन्य ने उसका हाथ पकड़े उसे बिठा दिया। चैतन्य के कहने पर अंबर बेंच पर जाकर बैठ गई, मगर अभी भी उसकी नज़र घड़ी पर ही थी। करीब और आधे घंटे के इंतजार के बाद फाइनली फ्लाइट के आने की अनाउंस सुनाई देने लगी और साथ में अंबर की तेज धड़कनें भी तेज हो गई। उसकी नज़रें बेसब्री से सामने की ओर थी। अंबर और समर की मौजूदगी से बेखबर उनके साथ साथ किसी और ने भी एयरपोर्ट पर कदम रखा। जैसे ही उसने फ्लाइट से बाहर कदम रखा, वह सामने से आती एक नन्ही सी बच्ची से टकरा गया। उसने गुस्से से वद्द कहते हुए डांटने के उसकी ओर देखा। उसका चेहरा, उसकी आंखें देख वह शॉक रह गया। अंबर। एपिसोड 40। अपने सामने खड़ी उस बच्ची को देख शौर्य की नजरें उसके ग्रीनिश ब्राउन आंखों पर जा ठहर गई। उसकी आंखें देख शौर्य के जहन में एकदम से अंबर का चेहरा आ गया। अपने सामने खड़ी उस हुबहू अंबर की कार्बन कॉपी को देख एक पल के लिए तो शौर्य को लगा जैसे वह अपने सामने अंबर का मिनी वर्जन को देखा रहा हो। सेम वही शक्ल और वही ग्रीनिश ब्राउन आंखें। उन आंखों को देख हैरानी से शौर्य के मुंह से एकदम से अंबर निकल गया। आई एम सो सॉरी अंकल। समर की मीठी सी आवाज़ जैसे ही उसके कानों में पड़ी, तब जाकर शौर्य सदमे से बाहर आया। उसे अपने सामने देखकर वह भूल ही गया कि वह समर को डांटने वाला था। शौर्य को अपनी ओर देखता देख समर को लगा वह अभी भी गुस्सा है, तो वह कान पकड़कर सॉरी बोलने लग गई। उसे क्या पता कि शौर्य के शौक हो जाने का रीजन कुछ और था। आई एम सो सॉरी अंकल। शौर्य के चेहरे पर हैरानी देख समर ने एक बार फिर माफ़ी मांग ली। जैसी ही दूसरी बार समर की मीठी सी आवाज़ शौर्य के कानों पर पड़ी तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। इससे पहले कि वह उससे इट्स ओके कहता, पीछे से किसी ने उसे आवाज़ दे दी, सैम प्रिंसेस प्लीज स्लो डाउन, वॉक स्लोली स्वीटी। पीछे से आती आवाज़ सुनकर वह ये स्टेडा कहते हुए वहां से एक नज़र शौर्य की तरफ देख मुस्कुराते हुए चली गई। उसे जाता देख शौर्य खड़ा उसे देखता रह गया। अनुज ने आवाज़ दी, तब जाकर उसे होश आया। शौर्य जाती हुए समर की ओर देख नजर देख अपने जेब से फ़ोन निकालकर किसी का नंबर डायल करता हुआ एग्जिट गेट की तरफ बढ़ गया। स्मॉल डायमंड स्मॉल डायमंड स्मॉल डायमंड स्मॉल डायमंड स्मॉल डायमंड।
समर को आवाज देते हुए उसके पीछे पीछे विराज जब तक वहां आया शौर्य जा चुका था। विराज ने बस समर को किसी आदमी को तरफ देखकर मुस्कुराते हुए देखा तो वह थोड़ा क्यूरियस हो गया, क्योंकि हैरानी वाली बात तो थी कि जो समर किसी अनजान इंसान के पास भी नहीं जाती थी, उसे पहली बार इस तरह स्माइल करते देख अजीब लगा। मगर विराज ने उसने कोई सवाल नहीं किया, बस उसका हाथ पकड़े वहां बाहर की ओर आ गया। फ्लाइट से उतरकर समर का हाथ पकड़े जैसे ही विराज ने एयरपोर्ट पर कदम रखा, बहुत सी नजरें उन पर जाकर ठहर गई। दोनों इतने प्यारे लग रहे थे कि लोग उन्हें बार बार मुड़कर देखे जा रहे थे। दोनों एक अलग ही स्टाइल में एक दूसरे से मैच करते हुए ब्लैक एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन के कपड़े और गॉगल्स पहने भीड़ को इग्नोर कर एयरपोर्ट पर चले जा रहे थे। और उनके पीछे से दो और आदमी थे जो उनका लगेज लिए आ रहे थे। जिसकी भी नज़र समर के क्यूट चेहरे पर पड़ रही थी, वो शी इज सो क्यूट, अडोरेबल कहते हुए कॉम्प्लीमेंट दिए जा रहे थे। यहाँ तक कि वो दोनों की टिकट बिजनेस क्लास की थी, मगर वहाँ भी लोगों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। कोई ना कोई बार बार बहाने से बात करने की कोशिश कर रहे थे। वो तो अच्छा था कि विराज का कोल्ड एटीट्यूड देख उसकी ज़्यादा हिम्मत नहीं हुई, वरना तो आना मुश्किल जो जाता। इससे अलग उन दोनों की नज़रें तो किसी और को ही तलाश कर रही थी। एयरपोर्ट की भीड़ में वो दोनों अंबर को ढूंढ रहे थे। जैसे ही भीड़ से थोड़ी दूर खड़ी अंबर पर उसकी नज़र पड़ी, विराज की धड़कनें ठहर सी गई। उसे लगा जैसे वक्त रुक सा गया हो। पूरे 3 साल बाद उस चेहरे को देख धड़कनें तेज हो उठी। बरसों बाद फिर से अपने सीने में दिल होने का एहसास हो उठा, जो ना जाने कब से धड़कना भूल गया था। अंबर की एक झलक से विराज के 12 सालों की कोशिशों पर पानी फेर दिया। पिछले 12 सालों से जिस प्यार को, जिन एहसासों को अपने दिल में दबाए हुए था, वह अंबर की एक झलक से उसके सारे एहसास आंखों में उतर आए। अपनी तेज धड़कने देख विराज खुद भी हैरान रहा गया। इतने सालों तक दूर रहने के बाद उसने अपने आप को ऐसा बना लिया था कि उस तक कोई जज्बात पहुंचते ही नहीं थी, मगर जैसे ही अंबर की एक झलक दिखी, सारे जज्बात खुद ब खुद बाहर आ गए। अपनी ऐसी हालत देख वह खुद से बड़बड़ा उठा, उफ, ये मोहब्बत भी कितनी अजीब चीज़ है ना। जिस शख्स को एक तरफा प्यार करते हैं सोचते हैं कि उसे हमारे प्यार का पता भी ना चले, मगर जितना छुपाने की कोशिश करो है उतना ही उस इंसान को देख नर्वस होने लगते हैं और फिर अपनी नर्वसनेस से सब जाहिर कर देते हैं। जब जब भी उसे देखते हैं उसके होने के एहसास से ही धड़कनें तेज हो जाती है, भले ही कितना दावा कर ले, ये जता ले कि हम उसके बिना रह सकते हैं, मगर जब वो सामने आता है तो ना चाहते हुए भी धड़कनें तेज हो ही जाती है। विराज खुद से बड़बड़ाते हुए अपनी ही हालत देख मुस्कुरा उठा। अंबर की नज़र जैसे ही उन दोनों पर पड़ी तो उसके पैर जैसे जम से गए था। उनके आने से पहले ना जाने उसने अपने मन में क्या क्या सोचा था कि वह समर के आते ही उसके गले लग जाएगी, उसे खूब प्यार करेगी, मगर जैसे सामने दिखे तो हिम्मत ही नहीं हुई कि उनके पास जा सके। उसे स्टैच्यू बने देख विराज खुद ही उनकी तरफ आ गया। इससे पहले कि विराज अंबर के पास पहुंचता, चैतन्य की नज़र उन दोनों पर पड़ गई और जैसे ही उसकी नज़र पड़ी उसने भागते हुए जाकर विराज के हाथ से समर का हाथ छुड़ाकर उसे अपनी गोद में उठा लिया। समर को देख वह इतना एक्साइटेड हो गया कि भूल ही गया कि वह एयरपोर्ट में खड़ा था। समर को चैतन्य के पास देख विराज अपने साथ आए लोगों को लगेज ले जाकर गाड़ी में रखने को कह दिया और खुद अंबर की तरफ आ गया। इट्स सो नाइस टू बी अंबर। अंबर को स्टैच्यू बने खड़े देख विराज ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। विराज ने जैसे गले लगाया, अंबर एकदम से चौंक गई। उसे अपने गले लगे देख कुछ देर के लिए वह थोड़ा ऑकवर्ड हो गई, पर फिर नॉर्मल भी हो गई। दरअसल इतने सालों से किसी के करीब रहने की आदत नहीं थी, तो एकदम से उसे अपने गले देख अंबर थोड़ा सिहर सी गई। वेलकम बैक वीर, वेलकम टू इंडिया। विराज की बात सुन अंबर ने अपने आप को कंपोज कर उसी के अंदाज में जवाब दे दिया। विराज ने जैसे ही अंबर का जवाब सुना उसे हंसी आ गई। उसने मुस्कुराते हुए उसके गालों पर अपना हाथ रख दिया। आई मिस्ड सो मच अम्मू, तेरी ये आवाज़ सुनने के कान तरस गए थे मेरे। तुझे आइडिया भी नहीं है तुझे ऐसे देखकर कितनी खुशी हो रही है मुझे। तू प्लीज़ ऐसे ही रहना। अंबर के मुंह वही पुराने कॉलेज वाले दिनों के अंदाज में जवाब सुनकर विराज चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। उसे इतने वक्त बाद फाइनली नॉर्मल देख उसने सुकून की सांस ली, वरना तो जिस तरह से अंबर बदल गई थी उसे ऐसा लगा था कि शायद फिर कभी वह मुस्कुरा भी पाएगी या नहीं, पर आज उसे नॉर्मल देख उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। विराज की बात सुन अंबर सर हिलाते हुए हल्का सा मुस्कुरा गई, पर उसने कुछ कहा नहीं। उसकी चुप्पी देख विराज ने समर को आवाज दे दी, प्रिंसेस कम हेयर, लुक हु इज हेयर। जैसे ही विराज ने समर को आवाज दी वह चैतन्य का हाथ छुड़ाकर मम्मा कहते हुए अंबर की ओर दौड़ गई और सीधे आकर उसके पैरों से आकर झूल गई। समर को अपने पैरों को हक करते देख अंबर चौंक गई। उसे लगा था समर उसे नहीं पहचानेंगी, मगर उसे मम्मा कहते हुए पुकारते देख वह एकदम से इमोशनल हो गई। अंबर आंखों में आंसू लिए घुटनों के बल नीचे बैठ गई। उसने समर को कसकर अपने गले लगा लिया। उसे गले लगाते ही उसके 3 सालों का इंतजार, जितना दर्द था, सब उसके आंसुओं के रूप में उसकी आंखों से आंसू बहने लग गए।
पूरे 3 साल अंबर ने अपने आप को संभाला था, अपनी बेटी को बिना देखे बिना उससे बात किए उसने गुजारा था। वह वक्त उसके लिए कितना मुश्किल था ये शायद वही जानती, मगर आज जब वो उसके लगे लगी तो उसके चेहरे का सुकून देख लगा, जैसे वह इंतजार सफल हो गया। समर के गले लग उसका सारा दर्द, सारी तकलीफें मानो गायब सी हो गई। मम्मा प्लीज डोंट क्राई, वाई आर यू क्राइंग, आंट यू हैप्पी टू सी मी। अंबर की आंखों में आंसू देख समर ने उसके आंसू पोंछ दिए। अंबर ने ये सुना था, उसने अपनी झट से न में सर हिलाकर अपने आंसू पोंछ लिए। समर को क्या जवाब दे उसे समझ नहीं आया, क्योंकि जो आंसू उसकी आंखों में थे उसकी खुशी के थे, जिन्हें वो शायद शब्दों में बयान भी नहीं कर सकती थी। उन दोनों माँ बेटी को एक दूसरे के साथ देख चैतन्य और विराज की भी आंखें नम हो गई। इतना इमोशनल मोमेंट हो गया कि आते जाते लोग भी उनकी तरफ देखने लग गए। वहाँ का माहौल ज्यादा इमोशनल होता देख विराज ने आगे बढ़कर दोनों को नीचे से उठा लिया। गाइस कम ऑन यार, बस करो, अंबर घर भी ले चलो या यही एयरपोर्ट पर हमें रोकने का इरादा है। समर चलो आ जाओ, डैडा के पास आ जाओ, हमें मम्मा के घर जाना है ना, फिर आपको अपना बर्थडे भी तो सेलिब्रेट करना है ना। विराज ने समर को अपनी गोद में उठा लिया। वो चारों जैसे ही मुस्कुराते हुए एयरपोर्ट से बाहर निकले। बाहर गाड़ी में बैठे शौर्य का चेहरा देखने लायक था। अंदर जो कुछ हुआ था शौर्य ने सब अपनी आंखों से देखा था। थोड़ी देर पहले शौर्य फोन पर बात करता हुआ जैसे ही लगेज लिए बाहर आया, अचानक से भीड़ में उसकी नज़र एक जाने पहचाने चेहरे पर चली गई। पहले तो एक पल के लिए उसे लगा कि उसे शायद वहम हो रहा ही, मगर उसने एक बार आंखें बंद कर दोबारा देखा तो अंबर फिर भी सामने खड़ी थी। अंबर को वहां सामने देख उसकी दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई, मगर इससे पहले कि वो और खुश होता पीछे से आती आवाज ने उसकी सारी मुस्कुराहट छीन ली। एक लड़का अंबर को आवाज देता हुआ उसके गले लग गया। शौर्य ने उस लड़के की तरफ देखा तो वह उसकी शक्ल पहचान गया। वह उस शक्ल को कैसे भूल सकता था जिसकी वजह से वह अंबर से शादी करने के लिए ट्रिगर हुआ था। विराज, उसे वहां देख शौर्य शौक रह गया। एक पल में उसके चेहरे की सारी मुस्कुराहट गायब हो गई। ऊपर से उन दोनों को गले लगे देख शौर्य ने गुस्से से मुट्ठी बांध ली। वह गुस्से से उनकी तरफ जाने ही वाला था कि अनुज ने उसे रोक दिया। सर प्लीज चलिए, हमें मीटिंग के लिए जाना है, हमारे साथ हमारे क्लाइंट भी है, ऐसे में आपका गुस्सा करना सही नहीं है, प्लीज कंट्रोल योर सेल्फ। अनुज ने शौर्य को गुस्से में देख उसे रोक दिया। अपने साथ आए बिजनेस क्लाइंट को साथ देख शौर्य अपना सारा गुस्सा पी गया। वह गुस्से से एयरपोर्ट से बाहर आ गया। शौर्य ने बाहर आकर अनुज को उन क्लाइंट के साथ ऑफिस जाने को कह दिया और खुद अपनी गाड़ी में बैठकर अंबर के आने का इंतजार करने लगा। अभी वो तो अच्छा था कि शौर्य ने समर को देखा, वह पहले ही वहां से चला गया, वरना तो वह क्या बवाल करता उसे खुद भी नहीं पता था। स्मॉल डायमंड, स्मॉल डायमंड, स्मॉल डायमंड, स्मॉल डायमंड, स्मॉल डायमंड। एयरपोर्ट से निकलकर चैतन्य दूसरे गेट से समर को अपने साथ लिए पार्किंग एरिया की तरफ गाड़ी लेने चला, जबकि अंबर और विराज फ्रंट गेट से बाहर आ गए। वो दोनों बातें करते हुए जैसे ही बाहर आए, किसी ने अचानक से अंबर का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। किसी को अचानक हाथ खींचते देख अंबर ने गुस्से से पलटकर देखा तो सामने खड़े शख्स को देखकर वह चौंक गई। शौर्य, हाउ डेयर यू अंबर दीवान। अंबर के कुछ रिएक्ट करने से पहले ही शौर्य गुस्से से अंबर पर चिल्ला गया। शौर्य को ऐसे गुस्से में लाल देख अंबर को समझ नहीं आया कि वह गुस्से में क्यों है। उसे तो ये भी नहीं पता था कि शौर्य यहाँ कर क्या रहा है। लास्ट टाइम जो हुआ था उसके बाद वह उसकी टच में नहीं थी। मनन से उसे बस ये पता चला था कि शौर्य आउट ऑफ इंडिया है। वो क्यों गया है, कब आएगा, ये तो उसने ना जानने की कोशिश की, ना ही जरूरत समझी, मगर अभी अचानक से अपने सामने खड़े देख अंबर हैरान रह गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शौर्य के सवाल के बदले अंबर ने उल्टा सवाल कर दिया। इससे पहले कि शौर्य जवाब देता, अंबर को ऐसे पकड़े देख विराज बीच में आ गया। What the hell are you doing? क्या तरीका है ये बात करने का? पहले तो उसका हाथ छोड़ो, देख नहीं रहे उसे दर्द हो रहा? विराज ने आकर शौर्य के हाथों से अंबर का हाथ छुड़ा लिया। विराज को देखकर शौर्य पहले ही गुस्से में था। उसे अपने और अंबर के बीच इंटरफेयर करते देख और गुस्से से उसकी तरफ बढ़ गया और उसने सीधे जाकर विराज के मुंह में एक पंच जड़ दिया। ये सब इतना अचानक हुआ कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, विराज जमीन पर था। उसे इस तरह देख अंबर विराज कहने वाली थी कि उससे पहले ही सामने से समर चिल्ला गई, डैडा, मम्मा। तो दोस्तों आगे क्या होगा यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।